तो जी हाँ, हम भी आज बात करेंगे रेतिस्तान के उन डकैतों की। रेत की डकैती ऐसी है कि माफियाओं को हर जोखिम लेने के लिए मजबूर कर रही है। यह माफिया के लिए सोने की खान जैसा है, जितना लूट सकते हो लूट लो। दरअसल बरसात में नदियां तो उफान पर होती हैं, इसलिए माफियाओं के लिए यह सही और सबसे ज्यादा मुफीद समय होता है। रेत का खनन, करोड़ों रुपए का इसमें कारोबार है और उसका भंडारण करते हैं और फिर तिजोरियां भरते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेत को लेकर ऐसा बवंडर मचा है कि शासन प्रशासन सख्ते में है। सबसे ज्यादा रेत माफिया का कहीं कहर है तो वो है चंबल इलाके में। चंबल संभाग के भिंड जिले में तो इस बवंडर में फंसकर जिले के एसपी नगेंद्र सिंह और कलेक्टर छोटे सिंह समेत चंबल आईजी डीपी गुप्ता तक का तबादला कर दिया गया। जिले में नए एसपी और कलेक्टर समेत आईजी ने कमान संभाल ली, लेकिन रेत के अवैध कारोबार के हालात पहले की तरह बरकरार है। सिंध नदी के सीने पर अवैध कच्चे पुल बनाकर रेत का अवैध कारोबार जारी है। जिस पावर में कंपनी को सरकार ने लीगल तरीके से उत्खनन का ठेका दिया है, वही कंपनी अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर रेत का अवैध उत्खनन करवा रही है। जब से उन्होंने इस प्रकार का एक पूरा प्रदेश में अवैध माफिया, रेत माफिया, पत्थर माफिया, खनिज माफिया पनपा दिया है और उस पर पूरी तरह से लगाम ढीली हो गई है। जो संरक्षण दाता थे वो सत्ता में आ गए हैं, इसलिए वो तो फैलना है उनकी रणनीति के तहत है, कमाओ और लूटो। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रमेश दुबे खुद अवैध उत्खनन की बात कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए महगांव के पूर्व विधायक इस अवैध उत्खनन का ठीकरा अब कांग्रेस पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। भिंड जिले में कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में पावर में कंपनी जिस प्रकार से अवैध उत्खनन का काम रेत का कर रही है, बीच नदी में पुल बना रही है, मशीनों से अवैध उत्खनन हो रहा है, माफियाओं के संरक्षण में जो काम किया जा रहा है, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर दुर्भाग्य ये है कि हमारी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को अवैध उत्खनन करने वालों को संरक्षण प्राप्त था, इसलिए तमाम प्रयासों के बावजूद हम उसको नहीं रोक पाए। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, आपने महसूस किया होगा कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। जबकि जिले के कलेक्टर की माने तो सब कुछ ठीक है और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिल रहा है। कुछ ऐसी ही जुबान जिले के माइनिंग अधिकारी भी बोल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कलेक्टर का बयान बिना आंकड़े का है, जबकि माइनिंग अधिकारी आंकड़े के साथ बयान दे रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग गाँव में फंसे रहे, शहर में लोग आकर शहर में फंसे रहे। उसी बीच में गाँव वाले जो पंचायत में काम कर रहे थे, ट्रैक्टर वाले थे, उन लोगों ने इलीगल करके डंप कर लिया गाँव में और वो सारा का सारा जब्ती की प्रक्रिया हो रही है और जितना भी गांव में इलीगल होगा सारा का सारा जब्त करके और उसका शासकीय जो भी अमाउंट होगा वो कंपनी को देके कंपनी से जमा कराएगा। अभी जो है हम लोगों ने संयुक्त रूप से टीम का गठन किया है। इसमें एसडीएम है, रेवेन्यू के अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार है और खनिज की टीम है। उसके बाद में जो है हमने इसमें आरटीओ को भी शामिल किया है। साथ ही एसपी साहब से बात की तो एसपी साहब की ओर से पूरा हमको सहयोग मिल रहा है और एसपी साहब लीड ले रहे हैं उसमें और उन्होंने जो है हमको फोर्स भी उपलब्ध करा भी एक दो कार्रवाई उसमें। वहीं डबरा में भी न तो पुलिस का डर न प्रशासन की कार्रवाई का खौफ। यहाँ भी माफिया बेखौफ है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन या पुलिस बिल्कुल अंधा या बहरा बनकर बैठा हो, बराबर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके खनन माफिया अवैध कारोबार में लिप्त है। बता दें कि हाल ही में सिटी थाना क्षेत्र के तहत बैलगाड़ा खदान पर कार्रवाई की गई, जिसमें कार्रवाई करते हुए डबरा सिटी थाना प्रभारी जसवंत गोयल ने खुद नदी में कूदकर खनन करते हुए 5 पनडुब्बियों को मौके से पकड़ा था। तो वहीं डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे के नेतृत्व में बनाई गई टीमों ने भी बराबर कार्रवाई की। पिछोर थाना क्षेत्र के लांच, लिधौरा, किथोदा, बाबूपुर, सिरी सिलेटा, वारकरी, जिगनिया, गिजोर्रा थाना क्षेत्र में बराबर रेत खनन जारी है, जिसको प्रशासन बीच बीच में कार्रवाई कर रोकने की कोशिश करता है। मंगलवार को भी गिजोर्रा थाना क्षेत्र के सिली सिलेटा सिंध नदी के घाट से अवैध रेत परिवहन करते 4 डंपर को पकड़ा गया। लेकिन पुलिस और प्रशासन रेत माफिया के जहन में डर पैदा करने में नाकाम साबित हुआ है। कुछ संक्रमण के मामले इस बीच में आ गए थे, उसमें हम लोग उलझे हुए थे, इसलिए बहुत व्यक्तिगत तौर पर ध्यान नहीं दे पाए। पुलिस बल की भी काफ़ी कमी है। जो कंटेनमेंट बोर्ड जोन हमारे बने हैं उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। जिले से हमें कोई पुलिस बल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उतनी इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हो पा रही। हम खुद भी इस बात से भी संतुष्ट नहीं है और ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए।
आए दिन अवैध उत्खनन कर रेत का बड़े स्तर पर परिवहन हो रहा है और सरकार को लाखों रुपए की चपत लग रही है। प्रशासन भी कुछ करना चाहता है, लेकिन कम संसाधन, राजनीतिक दबाव और सीमित सुरक्षा बलों के कारण कई बार रेत माफिया पर एक्शन नाकाफी साबित होता है। भिंड से दिलीप सोनी के साथ मनोज चौबे, IBC 24, डबरा। और इस अवैध उत्खनन के मामले को लेकर भले ही सरकार लाख दावे कर रही हो, भले ही कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों पर गाज गिर रही हो, लेकिन बावजूद इसके जिले में रेत का अवैध कारोबार अभी तक थम नहीं रहा है। राजनीतिक संरक्षण किसी भी कार्रवाई के खिलाफ रेत माफियाओं का सबसे बड़ा हथियार है। राजनीतिक संरक्षण में ये माफिया न सिर्फ बचकर निकल जाते हैं, बल्कि जब्त की गई अपनी गाड़ियों को भी शान से छुड़ा कर ले जाते हैं। अब भिंड और डबरा के बाद आपको चंबल के जिले मुरैना की ओर ले चलते हैं। यहाँ भी राजनीतिक संरक्षण में खनन माफिया बदस्तूर फल फूल रहे हैं। पुलिस या प्रशासन के यहाँ इतनी मजाल नहीं कि इन पर हाथ डाल दे, और अगर हिम्मत दिखाकर डाल भी दे तो उसकी जान पर बनाती है और कई बार तो चली भी जाती है। प्रशासन की कार्रवाई राजनीतिक भंवर में फंस जाती है। भाजपा के पूर्व विधायक गजराज सिंह का सीधा आरोप है कि रेत माफिया को संरक्षण देने वाले नेताओं के चलते पुलिस और प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो SP रैंक तक के अधिकारियों की हत्या करने से भी नहीं चूकते। गजराज सिंह ने बीजेपी सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर सरकार और नेता ये सोच रहे हैं कि अवैध रेत उत्खनन उनको आने वाले उपचुनावों में जीत दिलाएगा, तो वो ये गलत सोच रहे हैं। अधिकारियों के भरोसे कभी कोई जीत पार्टी की नहीं होती है, ना सरकार बनती है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दम पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से। अगर ये मंसूबा कोई पाल के है तो गलत फहमी है, सरकार के बैठे लोगों को भी गलत फहमी है और प्रशासन को भी गलत फहमी है कि हम जिताएंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं की माने तो वो अपनी सरकार के समय चंबल के कुछ घाटों पर रेत उत्खनन के लिए सरकारी ठेके शुरू करने की पॉलिसी ला रहे थे, पर सरकार जाते ही नई सरकार ने इसे रोक दिया। अब बीजेपी के नेता पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता ये भूल गए कि जो आज बीजेपी में रहकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं, वो कल तक उनकी पार्टी के नेता थे। तब वो सही और अब गलत हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में रेत का पूरे प्रदेश में चल रहा है और रेत माफिया हावी है, चाहे वो यहाँ की घटना हो, चाहे प्रदेश के अन्य जिलों की घटना हो, तो वहाँ पे रेत माफिया निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी तो रेत माफिया को प्रोत्साहन देती है। निश्चित तौर पे जो अवैध उत्खनन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। स्थानीय जानकारों की माने तो कांग्रेस के 16 महीनों की सरकार में मुरैना जिले में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। रही बात रेत उत्खनन की, तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों की सरकारों में रेत उत्खनन जमकर होता है, क्योंकि दोनों ही दलों के नेताओं का रेत माफिया को संरक्षण है, जिसका बहुत बड़ा कारण 2 विधानसभाओं में रेत उत्खनन करने वालों के वोट बैंक का बहुत बड़ा असर चुनाव पर रहता है। राजनीतिक संरक्षण के कारण रेत के खनन और परिवहन को नहीं रोका जा सका। SP और कलेक्टरों को साफ तौर पर मालूम है कि यदि रेत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो कांग्रेस और बीजेपी में बैठे हुए नेता उनकी प्रतिस्थापना को लेकर दिक्कत खड़ी कर देंगे, और उस स्थिति में SP स्तर के अधिकारी को यहाँ से जाना पड़ा। तो कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं चाहता कि वो पोस्टिंग करा के मुरैना में लाए। उधर प्रशासन अब भी दावा कर रहा है कि कार्रवाई होती है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सभी दावों की हवा निकाल रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि पुलिस और प्रशासन को कई बार माफिया पर हाथ डालने की कीमत चुकानी पड़ी है। 7 मार्च 2016 को वन आरक्षक नरेंद्र शर्मा की मौत। 27 मार्च 2017 देवगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग पर रेत माफिया ने फायरिंग कर दी। 25 जून 2017 थाना प्रभारी माता बसैया सुरेश कुशवाहा पर हमला किया गया। 21 जून 2018 रेत माफिया ने सवारी जीप में टक्कर मारी, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई। 6 दिसंबर 2018 रेत माफिया ने डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा की रेत के ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। 28 फरवरी 2019 रेत माफिया ने शिकारपुर इलाके में वन आरक्षकों पर हमला किया, जिसमें वन आरक्षक घायल हुए थे।
जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कब क्या करेंगे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, इसीलिए हम जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो संपूर्ण तैयारी के साथ करते हैं कि इसके मन में क्या मन में और मानसिक क्या प्रकृति है, उसकी क्या सोच रहा है। और क्योंकि ट्रैक्टर के रात साथ होने की इसमें संभावना रहती है, क्योंकि इसमें लीगली अलाउड है, तो इस कारण से सामने वाला जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं और कई बार अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारी पूरी तैयारी के साथ ही हम कार्रवाई करते हैं। सुना आपने, पुलिस और प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि कार्रवाई होती है, पर कैसी होती है ये तो हाल ही में हम आपको दिखा चुके हैं। अब सवाल यही उठता है कि उपचुनाव में फिर से वही नेता अगर जीत दर्ज करते हैं तो कैसे चंबल में अवैध उत्खनन को रोका जाएगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। तो मध्य प्रदेश में अनलॉक होने की वजह से रेत का ये अवैध खनन फिर से जोर शोर से शुरू हो गया है। मानसून से पहले माफिया रेत के भंडारण और परिवहन में जुटे हुए हैं। नर्मदा समेत कई नदियों को चीरकर मनमर्जी और अस्थायी मार्ग बना लिए हैं, वो भी नदियों के अंदर। लेकिन जिम्मेदारों को कानो कान खबर नहीं है, और अगर खबर भी है तो शायद वो देखना नहीं चाहते। रेत खनन में जुटी ये मशीनें और पहाड़ियों के रूप में नजर आ रहा रेत का स्टॉक, ये नजारा किसी रेगिस्तान का नहीं बल्कि नर्मदा नदी के किनारे का है, जहां से हर रोज सैकड़ों ट्रॉली रेत का परिवहन हो रहा है। लेकिन रेत भंडारण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रात भर मशीनों से खनन, फिर सुबह से परिवहन का सिलसिला जारी रहता है। इसी रेत के लिए सियासत हुई, खैरात में मंत्री पद भी बांटे गए, थोड़े समय के लिए सरकार भी बदली, रेत खनन की नई नई नीतियां भी बनी, लेकिन हालात जस के तस। मोरन नदी से उत्खनन और परिवहन करते हुए 7 ट्रैक्टरों को पकड़ा है, जिन्हें पकड़कर थाना कैंपस में खड़ा कराया गया है और उनके विरुद्ध माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। खनन के खिलाफ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई भी हुई, तबादले और निलंबन भी हुए, लेकिन मिली भगत का खेल खत्म नहीं हुआ। रेत के अकूत भंडारण की तस्वीर सीहोर में ही नहीं बल्कि कटनी, होशंगाबाद समेत कई जिलों में माफिया राज के ये रेतीले पहाड़ नजर आ जाएंगे। लाखों की रेत डकार जाने वाले माफिया ने अपनी सुरक्षा में गनमैन तैनात किए हैं, तो सर पर दौड़ रहे इन्हीं डंपरों से सैकड़ों की जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन अवैध खनन बंद नहीं हुआ। शासन और ठेकेदारों की खींचतान से होशंगाबाद में माफिया मालामाल हो रहा है। पुराने ठेकेदारों का ठेका मार्च में खत्म हो चुका है। जिन्होंने नए टेंडर भरे, अब वो आने के लिए तैयार नहीं। तवा नदी हुई, ओलामा नदी हुई, इनके किनारे किसी प्रकार की जो अवैध उत्खनन है, इनको जो है पनपने नहीं दिया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इंश्योर की जाए, ताकि ऐसे जो अपराधी हैं जो इस प्रकार के अवैध उत्खनन में लिप्त हैं, इनको मतलब किसी प्रकार की लिबर्टी इन स्थानों पर अवैध उत्खनन की ना मिले। कटनी में तो सरकार के राजस्व को खुलेआम काटा जा रहा है। एक कंपनी को 49 खदानों का ठेका है, जिसमें से 7 खदानों को EC और CTO दिया गया है, लेकिन कोई खदान नहीं बची है जहां खनन न हो रहा हो। हर खदान के करीब सैकड़ों की तादाद में खड़े हाईवा, डंपर और ट्रकों की लाइन देखी जा सकती है, लेकिन कार्रवाई न होने से ऐसा लगता है मानो जिला प्रशासन और खनन विभाग रेत माफिया के सामने नतमस्तक हो गए हों। पूरे कटनी जिले में इतने बड़े रूप से अवैध उत्खनन हो रहा है विस्टा कंपनी के द्वारा। जिला प्रशासन से मांग की थी कि इस पर जाकर के आप जो है अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करें और रेत ठेकेदार के खिलाफ भारी हर्जाना लगाएं, उसके ऊपर अवैध उत्खनन का मामला पंजीबद्ध करें। बहरहाल बेखौफ खनन माफिया धड़ल्ले से नदियों का कलेजा चीर रहा है, तो बीजेपी नेता अपनी ही सरकार से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कार्रवाई क्या होगी और कब होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में नर्मदा, क्षिप्रा और मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष रहे कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबा ने सरकार पर उनकी हत्या कराने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा था, उन्हीं रेत माफियाओं के जरिए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि उनके साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कि जिस ढंग से हमें जानकारी भी मिल रही है कि नर्मदा को बचाने के लिए अवैध खनन का जो हमने काम किया, अवैध खनन बचाने कि अवैध खनन ना हो, उसके लिए बहुत सारे रेत माफियाओं से हमने लड़ाई लड़ी। और साथ में आप देख रहे हैं कितने सारे अधिकारियों की, चाहे वो तहसीलदार हो, पटवारी हो, एसडीएम हो, एसपी हो, सीएसपी हो, एडिशनल एसपी, बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में डाल करके और उन्होंने जो काम किया, उसी के तहत मुझे लगता है कि मेरे साथ भी किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। तो आज आपको हमारी इस खास पेशकश रेतिस्तान के डकैत में आपको समझाने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में किस तरह रेत का उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है और साथ ही साथ किस तरह नदियों का सीना चीरा जा रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जिन्हें ये सब कुछ देखना है, कार्रवाई करना है, वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।